मैं हूं आपके साथ जमशेद। और इस वक्त हम आपको बता दें कि जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। और उस इंतजार में जो खुशियां सबको मिली हैं, जिस तरह से लोग खुशी का जिन लोगों को खुशी का मौका मिला है वो है कांग्रेस पार्टी। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं कर्नाटका चुनाव की। कर्नाटका में जो इलेक्शन हुआ उसका रिजल्ट सबके सामने आ गया, जिसमें कांग्रेस को पूरी बहुमत मिली है। 137 सीटें कांग्रेस को मिली है और बीजेपी को 63 सीटें मिली हैं। वहीं जेडीएस को 20 सीटें मिली हैं और अन्य पार्टी को 4 सीटें मिली हैं। और ये रिजल्ट सबके सामने आने के बाद पूरे हर जगह पर कांग्रेस के लिए खुशी का मौका है। कांग्रेस हर जगह खुशी मनाती नजर आ रही है। आपको हम बताते चले कि इस जीत के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि हम अपने वादों को निभाने की कोशिश करेंगे। हमने जो जनता से वादा किया था वो वादा हम निभाने की कोशिश करेंगे। हम किसी और पार्टी पर टिप्पणी नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि कर्नाटका में नफरत की दुकान बंद हो गई है और मोहब्बत की दुकान खुल गई है। तो जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो कर्नाटका चुनाव में जो रिजल्ट सामने आया है, वो एक सवाल सबसे बड़ा ये लेकर आया है कि क्या 2024 की शुरुआत हो चुकी है? क्या कांग्रेस जिस तरह से मेहनत कर रही थी, क्योंकि ये रिजल्ट देखने को मिला है वो लंबे अरसे के बाद देखने को मिला है। तो हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक फैसल अली हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। फैसल अली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 आगामी साल में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और 2023 चल रहा है। तो 2023 में जो जो चुनाव होने हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में कर्नाटका चुनाव के अंदर जो नतीजे सामने आए, कांग्रेस को जो पूर्ण बहुमत मिली, क्या ये 2024 की शुरुआत हो चुकी है? 2024 का शुरुआत से आपका मुराद क्या है ये पता नहीं, क्योंकि आप वो क्लैरिटी नहीं कर रहे हैं कि 2024 से इसका शुरुआत का मतलब क्या हुआ। कि 2024 का जो एमपी का इलेक्शन है उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस चीज का शुरुआत का सवाल है मेरा 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 जो ये सवाल है कि 2024 के लिए जो पिछले सालों से 2022 से 2021 से तमाम पार्टी तैयारी कर रही है अलग अलग जगहों पर जाकर, चाहे वो राहुल गांधी हो, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरुआत किया, तो जो केंद्र था क्या उसका वो रिजल्ट उनको मिलने लगा? नहीं, वैसे भी अगर साउथ का पॉलिटिक्स आप देखेंगे, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आप अगर मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो साउथ इंडिया हमेशा से एक अलग नॉर्थ इंडिया पॉलिटिक्स से बहुत डिफरेंट रहा है। नॉर्थ इंडिया में तुष्टीकरण की राजनीति और नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे यूपी वगैरह का जो क्षेत्र है वो काफी रिलीजन से प्रभावित या जात पात से प्रभावित इलेक्शन होता है। लेकिन साउथ में हम लोगों ने हमेशा देखा है, नॉट ओनली कर्नाटक, केरल, अगर अलग अलग आप देखेंगे तो कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहां हमेशा ही पब्लिक जो है सरकार चेंज करती है। ठीक है, सरकार चेंज करती है, अलग अलग सरकार को मौका देती है। कोई एक सरकार पूरा दबदबा या ताकत बना लेना, ऐसा साउथ के लोग थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया से ज्यादा एजुकेटेड और लिटरेट भी होते हैं, तो उनका इलेक्शन में वोट करने का नजरिया और तरीका अलग होता है। दूसरी बात यह है कि जिस चीज का इस्तेमाल बीजेपी यहाँ पर करना चाह रही थी, जो रिलीजियस का इशू या केरल स्टोरी को लेकर या धर्म को लेकर, चाहे वो बजरंग बली को लेकर, तो साउथ इंडिया के लोगों ने इसको नकार दिया। ये तो बहुत स्पष्ट है, उनका रवैया बहुत क्लियर है। ठीक है, और ये हम लोग पहले भी कर्नाटक वगैरह में भी देखिए हिजाब वगैरह का मामला भी हुआ था, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने, आपको याद होगा कि बहुत सारे वीडियो वायरल हुए थे जहां पर मुसलमान वेंडर्स को कोई इनके वाहिनी के लोग, मतलब बीजेपी के लोग रोकने जा रहे थे, तो पब्लिक इकट्ठा होकर बोली नहीं नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए और हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए। तो जो इस्तेमाल नॉर्थ इंडिया में ये लोग भरपूर करते हैं, पूरी ताकत से करते हैं, जैसे अतीक अहमद को मर्डर को यूपी के इलेक्शन में बहुत तरीके से इन लोगों ने इस्तेमाल किया। ये चीज कर्नाटक में इनकी फेल हो गई। तो ये कर्नाटक में या साउथ इंडिया में ये इनके लिए एक सिग्नल है कि आगे आने वाले दिन में बीजेपी को ये एनालिस्ट करना चाहिए कि अगर साउथ इंडिया की तरफ इनको उनका अगर सपोर्ट चाहिए तो
धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति और ये सब ढोंग की राजनीति नहीं चलेगी। एक क्लियर कट उनको आना पड़ेगा, लोगों का काम के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में बताना पड़ेगा और उन सब चीजों पर ही मुद्दों पर इलेक्शन होगी। कर्नाटक का मैंडेट कम से कम ये बात तो क्लियर कर दिया कि कर्नाटक जो है वो धर्म और नफरत इसके बेसिस पे वोट नहीं करती है। आपको अगर आना है तो आप डेवलपमेंट के बेसिस पे आइए, ये एक स्पष्ट है। अब इसका दूसरा पार्ट जो आपका क्वेश्चन हो रहा है राहुल गांधी का, नो डाउट राहुल गांधी का अगर देखा जाए तो वो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर का मोटा मोटी उस क्षेत्र में काफी इम्पैक्टेबल रहा भी, ठीक है, और नो डाउट है इसमें, बट स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस मिसिंग है, अभी भी कांग्रेस का लीडरशिप कहीं ना कहीं मिसिंग है। उनको और मेहनत करने की जरूरत है। अगर वो एक 2024 की तैयारी की बात करेंगे अगर, तो अभी जो गवर्नमेंट बैठा है वो आपको आसानी से तो छोड़ेगा नहीं, ठीक है। अभी जो गवर्नमेंट बैठा है वो अपोजिशन को वक्त से पहले कुचल दे रहा है। तो इन सब चीज पर ध्यान रखते हुए उनको और तैयारी करने की जरूरत है। ग्राउंड लेवल में ये एक स्टेट का इलेक्शन को लेकर इतना खुशी मनाना, मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू डिसाइड कि ये 2024 की तैयारी है कुछ, क्योंकि उस तैयारी के लिए बहुत कांग्रेस को फिर आजादी से पहले वाला जो संघर्ष है उस संघर्ष को जिंदा करना पड़ेगा और उस हिसाब से मैदान पे आना पड़ेगा। जेल भरो आंदोलन, सत्याग्रह, सब कुछ करना पड़ेगा शायद, क्योंकि अब ये जो गवर्नमेंट है ये काफी एग्रेसिव हो चुका है, काफी रूड हो चुका है। अब ये किसी के खिलाफ भी एक्शन लेने में सोचता नहीं है और जो भी बोलते हैं ना कि साम दंड भेद कुछ भी ये लोग अपना सकते हैं, हर कुछ हो सकता है, मर्डर कराया जा सकता है, इनकाउंटर कराया जा सकता है, काफी एग्रेसिव मोड में है, जेल भेजा जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, सबको पता है देश में। आज वो आवाज उठाते हैं, कल उनके पास पुलिस पहुंच जाती है, तो क्लियर पूरे देश के सामने पता है। अभी इसको मीडिया में हम लोग साबित करने की जरूरत अब आपको नहीं है कि वो नफरत की राजनीति कर रही है बीजेपी, या ये बताने के पब्लिक को जरूरत नहीं है। एवरीबडी नोज कि हाँ कर रही है, हम करेंगे। जिस तरह से कर्नाटका चुनाव के अंदर जो धर्म की राजनीति, अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति जो बीजेपी हमेशा से करते आई है, प्लस जो नफरत का माहौल इलेक्शन में दिखाया जाता है, और जिस तरह से केरला स्टोरी फिल्म को लेकर भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में केरला स्टोरी फिल्म का जिक्र किया, तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी इस चीज से सबक लेगी और आगे 2024 के चुनाव में या आगे अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होने हैं, क्या इस चीज से बचने की कोशिश करेगी, या धर्म की राजनीति को अवॉइड करेगी, या फिर नहीं करेगी, या फिर वही अपना जो प्लान, वो जो अपना परंपरा करते हुए आई है वही करेगी? नहीं, एज पर मेरा नॉलेज वैसे ही वैसे ही वो बीजेपी का जो अपना एजेंडा है वो उस पर स्टिक रहेगी। वो एक कर्नाटका इलेक्शन से वो अपना ये चेंज करना नहीं है। उनका कैलकुलेशन पूरे 545 सीटों का है कि वो कितने सीटों में उनको कितना में आना है। मुझे नहीं लगता कि इससे बीजेपी को सीख लेगी और ज्यादा एग्रेसिव होगी और ज्यादा ऐसे चीजें बनेंगे। ये तो एक शर्मनाक बात है। अगर आप देखेंगे तो केरल स्टोरी को लेकर एक, अगर मान लीजिए उसको मूवी की तरह बनाया गया था, तो उसे इलेक्शन के प्रचार में प्रधानमंत्री का इस्तेमाल करना उस फिल्म के बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है कि संवैधानिक देश में आप संवैधानिक इलेक्शन में आप मूवी का सहारा ले रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं, बात कर रहे हैं केरल स्टोरी को लेकर, जबकि केरल स्टोरी को लेकर उसके खुद बनाने वाले ने 32,000 फिगर को विड्रॉ कर लिया, 32 से 3 में आ गए। तो और ऐसे वाक्य को लेकर, ऐसे मूवी को लेकर डिस्कस करना अपने आप में ये है, तो ये इनका पार्ट ऑफ एजेंडा है। कोई ऐसा नहीं है कि ये प्रधानमंत्री ने ऐसे बिना सोचे बोल दी है। ये पूरा प्री प्लान वे में है। हर कुछ केरल स्टोरी का रिलीज होना, ठीक है, इलेक्शन के टाइम में उसका इस्तेमाल करना, ठीक है, जैसे कि उन्होंने सडनली जैसे मैनिफेस्टो आया कांग्रेस का और उन्होंने कहा कि हम बजरंग बल को बैन करेंगे, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि आप जब वोट देने जाए तो जय बजरंग बली बोलकर आप बटन दबाएं। इसका मतलब क्या है? वो ये बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस जो है बजरंग बली के खिलाफ है। अरे बजरंग बली के खिलाफ नहीं है, वो बजरंग दल के खिलाफ है। या प्रधानमंत्री ये कहना चाहते हैं कि बजरंग बली इक्वल टू वो बजरंग दल है, बजरंग दल इक्वल टू बजरंग बली।
यानी कि जो बजरंगबली का भक्त होगा उसको बजरंग दल में होना ही पड़ेगा, जो लोग बजरंग दल में नहीं है वो बजरंग बल के भक्त ही नहीं, क्या ये इस तरह का माहौल। और ये तो वो शुरू से ही बीजेपी आरएसएस का एजेंडा चल ही रहा है। अगर आप देखेंगे तो वो हिंदुइज्म पे भी इन लोगों ने ट्रेडमार्क रजिस्टर कर रखा है। जो लोग इनके साथ होते हैं वही हिंदू होते हैं, उनके साथ जो नहीं होते हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण है, वो ऐसा है वो वैसा है, उनको गालियां पड़ती है। ट्विटर में चले जाइए, आप किसी फेसबुक में चले जाइए, किसी हिंदू ने किसी मुसलमान का भाईचारगी का कोई बात लिख दिया या कर दिया, आपने देखा होगा असम में भी एक लड़के को कुछ लेडी ने मारा पीटा, किसी हिंदू लड़के ने ईद मुबारक बोल दिया था मुसलमान को, अपने दोस्त के साथ एक वीडियो शेयर कर दिया था, तो उसको लेकर उसको मारपीट किया गया। तो ये चीजें जो है कि आप कोई इनका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो गया। राम भक्त बस यही लोग हैं, और बिना मर्यादा के हम लोग जरूर बोले बिना मर्यादा के राम भक्त हो गए, और राम जी पर और हिंदुइज्म पे इनका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो गया। अब जो लोग इनकी आइडियोलॉजी पे नहीं चलते हैं वो राम भक्त भी नहीं रह जाते हैं और हिंदू भी नहीं रह जाते हैं। उनके बारे में आप इवन तो कहीं कहीं पे बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि वो लोग देशद्रोही और राजद्रोही तक हो जाते हैं। खैर, राजद्रोही मोहम्मद अली जिन्ना का खून है ये है। जैसी आप देखे ना केरल स्टोरी को पश्चिम बंगाल में बैन किया गया, तो सारे न्यूज चैनल वाले इंडिया के अलग अलग बीजेपी लीडर का ये दिखा रहे हैं, उनका स्टेटमेंट दिखा रहे हैं। अरे उनके जवाब में फिर टीएमसी लीडर का भी जवाब लो, वन साइडेड एक के बाद एक। उसमें केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं वो ममता बनर्जी के ब्लड में जिन्ना का खून आ गया। क्या केरल स्टोरी और मूवी और बैंड से कहा जिन्ना, कहा पाकिस्तान है। अच्छा फैसल साहब, एक और सवाल मेरा ये है कि अभी कर्नाटक में चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली, इससे पहले हिमाचल के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। अभी भी 2024 के चुनाव से पहले 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी है। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस इस तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी, और 2024 का जो टारगेट है राहुल गांधी का, और जिस टारगेट को लेकर राहुल गांधी खुद चल रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा तक उन्होंने किया, पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, तो क्या लगता है आपको कि क्या होने वाला है, और इसका रिजल्ट, नतीजे हैं वो क्या सामने आएंगे? देखिए, कांग्रेस का ही नहीं, आप जो बात बोल रहे हैं अभी पूरे इंडिया के सारे अपोजिशन पार्टी का। पहले एनडीए जो होता था वो 28 से 30 पार्टियों को मिलाकर एनडीए बना था, और आज एनडीए में सिर्फ 2 से 3 पार्टी है। एनडीए अब नहीं रहा, अब बीजेपी बच गया, और एक एक करके सारी पार्टियां, शिवसेना हुआ, फिर नीतीश कुमार हुए, ऐसे सारी पार्टियां बीजेपी को छोड़ते चले। इसलिए कि जैसे जब उन्हें आस्ते आस्ते ये पता चला कि बीजेपी एक प्रॉपर एजेंडा की तरफ बढ़ रही है कि सारे रीजनल पार्टी और रीजनल लीडरों को इनको खत्म करना, जब तक वो इनको नहीं खत्म करते हैं ये अपना दबदबा दिल्ली में परमानेंटली नहीं बना सकते। तो एक सिर्फ कांग्रेस का ही टारगेट नहीं है, अभी देश के सारे विपक्षी पार्टियों का यही मानना है कि जो एक पार्टी जिस तरीका से कब्जा कर रही है देश को, और राजतंत्र की तरफ देश मूव कर रहा है, कि जो भी राजा के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही हो जाएगा, और राजा रहेगा और प्रजा रहेगा, कोई अपोजिशन नहीं रहेगा। अपोजिशन पार्टी में भी रूलिंग गवर्नमेंट के ही लोग होंगे। तो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो वो स्टडी करते हैं, जिनके पास आंकड़ा है, और जो ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट 10 इयर्स में रूलिंग गवर्नमेंट का रहा है, एक एक करके सारी एनडीए की पार्टियां उनको छोड़ के चली गई, आज सिर्फ 2-3 पार्टी बच गई। तो एनडीए खत्म हो चुका है, अब सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट है, वीकेंड से एनडीए नाम का रह गया। तो और स्लोली उनको पता चल गया कि इन लॉन्ग रन अगर नीतीश कुमार और कुछ दिन रहते तो उनका हालत भी उद्धव ठाकरे की तरह ही होना था। तो बाकी लोग भी आस्ते आस्ते समझ गए हैं, इसलिए ये मिशन सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, ये मिशन पूरे अपोजिशन का है कि किस तरीका से ये जो एक तरफा लोकतंत्र को हटाकर राजतंत्र आने की कोशिश कर चल रही है। अगर लोकतंत्र बचा है तो आप बीजेपी के किसी प्रवक्ता को बैठाइए ना, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बोलता है तो इतना ही लोग विचलित क्यों हो जाते हैं, इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं, इतना अटैक क्यों चालू हो जाता है?
इतना इंक्वायरीज क्या चालू हो जाता है? अगर अगर लोकतंत्र का तो मतलब ये है ना कि बोलने का आपको अधिकार है, तो आप बोलने दें, आप उसकी सफाई दें। तो आप सफाई नहीं देते, आप गुस्सा हो जाते हैं, आप उनके खिलाफ एक्शंस लेना शुरू कर जाते हैं। आप बताइए, अभी जम्मू एंड कश्मीर के एक्स गवर्नर ने इतना बड़ा इल्जाम देश पे लगाया, माने गवर्नमेंट पे लगाया। तो अगर आप अपोजिशन आप बोलने नहीं देंगे, वो तो अपोजिशन भी नहीं है, पार्टी आपके ही गवर्नमेंट का हिस्सा थे, आपके सिस्टम आपके एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थे। उन्होंने इतना गंभीर आरोप देश के जवानों को लेकर उन्होंने सरकार पे लगाया। कितना सेंसिटिव इशू था। क्या इतना एक उस गवर्नर के स्टेप में रहने वाला आदमी आज आके आपके सामने जब बोल रहा है, तो उस पर सरकार की प्रक्रिया कितना सीरियस होना चाहिए था। देश के जवानों का इतने जवानों का जान चला गया, शहीद हो गया बिना जंग किए, बिना जंग के मैदान में। ये तो शहादत बर्बाद हो गई। साहब, आखिरी आखिरी सवाल आपसे ये है, आखिरी सवाल आपसे ये है कि 2024 का चुनाव नजदीक है और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का जो अपना एक एजेंडा लेकर चलती है, धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति, तो इतने सारे पार्टियां हैं और तमाम पार्टियों के पास इस धर्म की राजनीति का कोई तोड़ ही नहीं है। आखिर बीजेपी जब से सत्ता में है धर्म की राजनीति पर राजनीति करती आई है और हर स्टेट, इवन 2019 के लोकसभा चुनाव भी बीजेपी जीती, आगामी 2024 भी लोकसभा आने वाला है और 2024 के चुनाव से पहले भी बीजेपी इसी एजेंडा को आगे बढ़ाती चली जा रही है। तो क्या लगता है आपको कि बाकी की कोई पार्टियां आखिर इस धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति को क्यों नहीं तोड़ पा रही? क्या वजह है इसका? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको याद होगा जब मोदी जी पहली बार गवर्नमेंट में आए, तो सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आने वाले हैं किसानों के, गरीबों के, इन सब स्लोगन के साथ आए। तो एक बात तो समझ लीजिए कि देश के लोग वोट और डेवलपमेंट के नाम पर, प्रोग्रेस के नाम पर, अच्छे दिन के नाम पर देते हैं, धर्म के नाम पर नहीं देते। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप मेरा टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से पूछेंगे तो 2024 में बीजेपी हार रही है, बुरी तरह हार रही है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। मैं उतना ज्यादा बात को भी लेंदी नहीं करूंगा क्योंकि उस टॉपिक पे नहीं है। अभी कर्नाटक इलेक्शन के रुझानों के जवाब में कुछ ऐड करना था, बट आई वांट टू ऐड स्पेसिफिकली कि 2019 के बनिस्बत अभी नीतीश कुमार आपके साथ है नहीं, तो बीजेपी में आपकी सीट, बिहार में आपकी सीट घट रही है। झारखंड के गवर्नमेंट का भी आप वही हालत करने की कोशिश की जो आपने महाराष्ट्र में किया है, वहां भी आपका पैर साफ है। पंजाब हरियाणा में तो किसानों आंदोलन से आप साफ हो चुके हैं। तो अगर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से सोचेंगे तो यूपी में भी आपका सीट जो 73, वहां तो आज नहीं रहने वाला है। लास्ट टाइम मायावती जी का अगर आप आंकड़ा देखेंगे, समाजवादी या मायावती का जो वोट डिवीजन देखेंगे, उसके हिसाब से बीजेपी को यह सक्सेस आया था। अब लोगों को समझ में आया कि मायावती जी शायद एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर है, अभी सिर्फ टिकट और पैसा का ही शायद बिजनेस चल रहा है, क्योंकि किसी आंदोलन में, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे तो आज वो कहीं नहीं, उनका कोई कमेंट्स कोई नहीं सुन रहा है। मतलब इट्स क्लियर कट कि वो साइलेंट हो चुकी है, गवर्नमेंट के साथ कुछ टाइप हुआ है, क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ भी हुआ है तभी ये खामोश बैठी है, वरना मायावती खामोश बैठने वाली लेडी नहीं है। तो ये क्लियर हो चुका है कि भाई वो वोट काट रही है, या जो भी 5 सालों में सबक सीख लिया। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का क्या सिचुएशन है, हम लोगों से बेटर यूपी के लोग जानते हैं। तो अगर वहां पर कुछ लॉसेस होता है, मैं नहीं कहता कि ये 73 से ये 33 में आ जाए। अगर मैं मानता हूं कि अगर 50-50% शेयर डिवाइड होगा और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी अगर रहेगी, तो भी मान लीजिए 50 सीट आता है, तो भी आपको 30 सीट का नुकसान वहां से होता है। तो अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो जिस तरह से आपने उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की है, ये तो पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, उससे क्या रेपुटेशन बिल्डअप हो रहा है, वहां पर आपको नुकसान तो होने तय है। इधर बिहार का देखेंगे, अगर पश्चिम बंगाल का देखेंगे तो लास्ट टाइम जिस तरह से 18 सीट आप ले लिए थे, उस हिसाब से तो आपका बंगाल में इस बार नहीं होने वाला। ऑलरेडी 2-3 एमपी तो छोड़ के आ ही चुके हैं, बाकी तो वो इलेक्शन में हारेंगे। तो और बंगाल में आपको नुकसान हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 2024 में बहुत बुरी तरह से बीजेपी हार रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, पिछले बहुत सारे इलेक्शन में बहुत सारी आवाज उठी है ईवीएम को लेकर, मशीन्स को लेकर, और आज बड़ा
बीजेपी के प्रवक्ता एकदम, मुझे यकीन था जैसे ये रिजल्ट आया ना, तो मुझे यकीन था कि भाई कोई चैनल लगाओ, बीजेपी के प्रवक्ता यही बात कह रहे होंगे कि अगर यहाँ आज बीजेपी जीत रही होती है तो ईवीएम पे आप भंडा फोड़ते, और ये डायलॉग मतलब प्री प्लान्ड वे में ये पहले से क्लियर था कि हम लोग हार रहे हैं। और हम लोग तो पब्लिक मैंडेट की अगर बात करेंगे तो पब्लिक हमेशा से, हिंदुस्तान की पब्लिक जो, भारत की पब्लिक जो है वो सेकुलर माइंडेड, डेमोक्रेटिक माइंडेड रहा है, लाइट माइंडेड रहा है। कभी भी नफरत की चीजों को वक्ती तौर पर लोग आके भड़का के लड़ा सकते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म हम नहीं चला है। मैंने आजादी तक को हम लोग, पार्टीशन तक को हम लोगों ने आस्ते आस्ते बाद में संभाला, और अपने देश को आज हम लोग कहां से कहां आ गए। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से जो है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ईवीएम के साथ, मशीन के साथ छेड़छाड़ करना ये सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, उसके साथ कुछ ऑटोनोमस बॉडी जुड़ी हुई है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आपका जुडिशियल सिस्टम है, आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, सीबीआई है, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ने इन सारे डिपार्टमेंट्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, जो ऑटोनोमस बॉडी थी, जिसका गवर्नमेंट में कोई इंटरफेरेंस ज्यादा होना नहीं चाहिए। इवन जुडिशियल सिस्टम को तो जिस तरीका से तोड़ा ममोड़ा जा रहा है, पहली बार हम लोगों ने देश में पहली बार देखा कि किसी जज को ओपनली सुबह मॉर्निंग वॉक में गोली मार दिया गया। बाकी बहुत पहली बार देश के इतिहास में आजादी के बाद हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 4 जजेस आके सामने आके बोलते हैं कि हम ठीक से फैसला नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पर बहुत दबाव है। तो फ्यूचर हम लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करे, आज हम लोग देश के सामने आके बोल रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे जजेस हैं जो आज ये क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। तो अगर जुडिशियल उनके पास है, इलेक्शन कमीशन उनके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास है, मशीन्स उनकी थ्रू आती है, बाकी तो फोर्सेस तो है ही, आप गवर्नमेंट के पास रहता ही है। तो सारी चीजें अगर है तो उसको कैसे मैनिपुलेशन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ईवीएम का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, देखते हैं। तो एक तो हथियार उनके पास है कम्युनलिज्म का, जो बहुत हद तक कुछ इंडिया के कुछ रीजन में बहुत काम आता है, फायदा होता है। यूपी में तो सचमुच बहुत बेनिफिट आता है, जात पात का मुद्दा या धर्म का मुद्दा बहुत, लेकिन पूरे इंडिया में इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये तो हम लोग रिजल्ट से देख रहे हैं, जिन जिन स्टेट का आपने नाम लिया। तो ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में धर्म के नाम पर या जात पात के नाम पर आप वोट ले लेंगे, ऐसी बात नहीं है। इंडिया के सारे स्टेट बहुत अच्छे सेकुलर स्टेट्स हैं, यूनाइटेडली रहना चाहते हैं, यूनाइटेडली हम लोग रहा है। पहली बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी को गुजराती के हिसाब से या मरवाड़ी के हिसाब से पहचानते हैं, पता नहीं। हम लोग स्कूल्स के जमाने में या कॉलेज के जमाने में तो कभी सोचा ही नहीं कि कौन गुजरात से आता है, पता ही नहीं चलता था। लगता था हम लोग कलकत्ता में रहते हैं तो हमें लगता था कि सब हमारे दोस्त हैं, हमें नहीं समझ में आता था कि कलकत्ता बंगाली है या बंगालियों का है। सब है, बंगाली भी है, अपना मरवाड़ी भी है, गुजराती भी है, पता ही नहीं चला। ये तो पिछले 10 साल की राजनीति में आज हमारे बच्चों को देखते इस बात पर डिस्कशन करते हुए तो अफसोस लगता है कि आज हमारा देश कहां जा रहा है, कि इतने छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, 9 के 8 के बच्चे डिस्कस कर रहे हैं कि वो अच्छा हिंदू होता है, ये मरवाड़ी है, ये तो खैर ये एक चीजें हैं। तो क्वेश्चन यही है, मैं आंसर आपको यही स्पष्ट देता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि 2024 में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो बीजेपी जीत पाएगी, बुरी तरह से हारेगी। आप आवाज सुन पा रहे हैं? जमशेद जी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज सुन पा रहे हैं? तो आपने पूरी बात सुन, लास्ट शुक्रिया फैसल साहब हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, और जनता को एक अहम मुद्दे पर जनता को अपनी राय रखने के लिए और एक अहम जानकारी देने के लिए। तो हम फिलहाल बता दें कि कर्नाटक में 200 रुझान है वो सामने आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस को 137 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 63 सीटें मिली हैं, जेडीएस को 20 सीटें और अदर को मिली है। इसमें वोट प्रतिशत भी है, जो वोट शेयर है वो भी काफी कांग्रेस के बढ़े हैं, और 57 सीट पिछले बार के बनिस्बत 57 सीट ज्यादा मिले हैं, और 43% वोट शेयर भी बढ़ा है। हालांकि ये जरूर खुशी की बात है कि लंबे अरसे के बाद कांग्रेस को एक राज्य में जीत मिली है। हालांकि 2024 का जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है वो अभी काफी
दूर है, जिसमें आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव भी बीच में आएंगे। और इन चुनावों में भी कांग्रेस अगर अच्छा प्रदर्शन करती है तो फिर एक अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन ये कर्नाटक एक प्रॉब्लम स्टेट का जमशेद चुनाव जी, है और लोकसभा जमशेद पूरे देश का चुनाव। जी, जी जी जमशेद प्रॉब्लम तो ये है ना कांग्रेस के साथ, ये कहीं पर जीत भी जाती है तो उसको बरकरार रख नहीं पाती ना। पिछले के बाद से देख रहे हैं कुछ स्टेट्स में इन्होंने जीता, लेकिन बाद में इनके अपने पार्टी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आती है इससे टूटते हैं और सरकार हाथ से निकल जाती है। तो कांग्रेस के साथ तो एक पास अभी एक ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो जीत हासिल हुआ उसको बरकरार रख सके 2024 तक। तो उस पर तो उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है, आप देखेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पर कांग्रेस को आप ध्यान देने की जरूरत है कि इस जीत को ये बरकरार रख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर स्टेट्स में हमने देखा ये जीत पब्लिक ने उनको दिया वोट, पब्लिक ने जीता, लेकिन बाद में उनके पार्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, उनके लीडर्स चले जाते हैं। आइडियोलॉजी कहीं पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास वो गांधीवादी, वो अंबेडकरवादी, वो जो कोर कांग्रेस ब्लड में वो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो ब्लड था, मतलब देश के लिए तुम ब्लड दो, हम हाँ आजादी देंगे, वो कहीं ना कहीं वो एक्चुअल कांग्रेसियों में मिसिंग है। क्योंकि वो जो जज्बा था कांग्रेसियों का, कोई ताकत, कोई पावर आपको डरा नहीं सकता था, कोई पैसा, कोई दौलत आपको खरीद नहीं सकता था, ये होते थे कांग्रेसी। तो मुझे लगता है कांग्रेस को उस विचारधारा के ऊपर में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बिकॉज आज भी इस देश के लोग लेकिन अम्बेडकरवादी और गांधीवादी है। भले ये लाख प्रोपागेंडा, मतलब 75 साल तक से प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है एंटी गांधी, एंटी अम्बेडकर का और ऐसा और वैसा, लेकिन पब्लिक आज भी अपने गांधी के साथ खड़ा है। और इन लोग किसी तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के कॉन्फ्लिक्ट को बताकर इसे ऐसा ये क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगत सिंह से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर गांधी जी सब एकजुट थे। वेज अलग थे लेकिन एकजुट थे देश को आजाद दिलाने के लिए। और एक्सट्रीमिस्ट हो या मॉडरेट हो या गांधीवादी हो या ये लोग हो, सब जान देने के लिए तैयार थे, जेल जाने के लिए तैयार थे, अपना तन मन धन दौलत सब कुछ देने के लिए तैयार थे देश के लिए। तो वो आज कहीं ना कहीं कोर आइडियोलॉजी कांग्रेस का कहीं पर मुझे मिसिंग नजर आता है। मुझे लगता है उस पर अगर ज्यादा मेहनत किया जाए तो उसके बाद उनको वो इलेक्शन पर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइडियोलॉजी पे मेहनत कर लीजिए, आप अपने सिद्धांतों पे, विचारों पर आप कर लीजिए। आप एक एक कांग्रेसी जो होगा ना, एक कांग्रेसी, एक महात्मा गांधी की बात करें तो पूरा देश के कांग्रेस के जितने भी आला अधिकारी थे सब डरते थे। तो एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर ओरिजिनल ऑनेस्ट नेताजी सुभाष बन जाते तो आप हजारों लाखों पे भारी हो जाते हैं। वो एक कांग्रेसी भारी पड़ जाएगा। बात है कि आपको वैसा बनना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा। जैसा गांधी जी ने कहा जेल भरो आंदोलन, तो लोगों ने जेल को स्वीकार कर लिया, जेल में उनको रखने का जगह नहीं बच रहा था, मैदानों में बैठाना पड़ा। तो उस जगह पे जाना पड़ेगा। आखिर ये एमपी से हटा देते हैं, सजा लगा देते हैं, फौरन घर खाली करा, कम ऑन तैयार हो जाइए। वो तो उन्होंने, राहुल जी ने बंगलो हैंडओवर किया, उन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिखाया, वो अलग चीज। लेकिन लड़ाई आप कांग्रेस से है, आपकी लड़ाई, आपका संघर्ष, आपका स्ट्रगल, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस से मिसिंग हो रहा है। आज देखिए ममता बनर्जी की आइडियोलॉजी क्या है, स्ट्रगल है। ममता बनर्जी का आइडियोलॉजी क्या है, आपका लड़ाई है। आज भी वो लड़ाई कर रही है, संघर्ष। आज सरकार में सीएम है, उनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार की एक एक मुद्दे पर वो रास्ते पर रहती है। एक एक मुद्दे पर 2 दिन का धरना प्रदर्शन हुआ लगातार। तो ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, आप देखिएगा वो एक आंदोलन है, वो कोई पार्टी नहीं है, वो एक संघर्ष है। तो वो संघर्ष जिंदा रहेगा तो तृणमूल कांग्रेस जिंदा रहेगा, तो वो संघर्ष जिंदा रहेगा तो कांग्रेस जिंदा रहेगा। तो वो संघर्ष लाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फैसल साहब थे जो एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और जिन्होंने कर्नाटक इलेक्शन पर, कर्नाटका में जो रिजल्ट सामने आए जिसमें कांग्रेस की जीत हुई है, उस पर अपने विचार रखे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप भी बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज के साथ और दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट।